ताकि अब लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, अब लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस लेक्चर को ही आगे आपके पास करूंगा, जो भी होगा शेयर करूंगा। तो यहाँ से हम लोग आते हैं, ये हमने डायग्राम बना ली थी बेटा, सबने डायग्राम देख ली थी, डायग्राम बना ली थी। डायग्राम को डिस्कस दोबारा नहीं करूंगा, टाइम जाया नहीं करूंगा। इसको अगर आपने देखना हो तो आप देख लीजिएगा, वीडियो में सेव है आपके पास। ठीक है ना, तो ये मैसेज से भी अवॉइड करेंगे क्योंकि मैसेज देखने के लिए ना मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, जवाहिर 333। ठीक है जी, अब हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, सही है, आप लोगों को जब सवाल करता हूँ तो फिर आप जवाब मैसेज पे दे सकते हैं। अच्छा, अब हम बात ये करते हैं कि हमारे पास इसकी वर्किंग का जब हम जिक्र करते हैं तो हम ये कहते हैं द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सही, ऑब्जेक्टिव लेंस ने आपने देखा था, इसने क्या किया था, फॉर्म्स करा था। ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारे जो कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ने क्या किया, एक इमेज फॉर्म की जो कि रियल थी, जो वर्चुअल थी, और दूसरा उसके पास क्या चीज थी, वो और इन्वर्टेड थी, उल्टी थी। ठीक है, आपने देखा ऑब्जेक्टिव लेंस ने, और मैग्नीफाइड भी थी। ठीक है, ये बात हो गई। विच इज प्लेस बियॉन्ड इट्स फोकस ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप का स्टेज कहलाता है, स्टेज का मकसद ये होता है, वो बीच की जगह जो होती है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के ना, वो स्टेज कहलाता है। विच इज बियॉन्ड इट्स फोकस, किसके फोकस, ऑब्जेक्टिव के फोकस से आगे बनती है। तो हमें पता है, ये हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव के फोकस से आगे बनती है। ऑब्जेक्टिव का फोकस था, इससे आगे जाके इसकी इमेज बन गई थी। ठीक है ना, इसकी इमेज बन गई। अच्छा, अब हम ये कहते हैं दूसरी बात, विच इज प्लेस बियॉन्ड इट्स फोकस एंड द स्टेज ऑफ द माइक्रो, द ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूस्ड एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्टिव लेंस हमने वही दोबारा, विच इज एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। जो हमारी इमेज बनी, वो दूसरे लेंस के लिए क्या काम करती है, वो दूसरे लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है। ये बात हमने डिस्कस कर ली। दैट इज द आईपीस। दूसरा लेंस कहलाता है आईपीस। द इमेज इज फोकस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी जो पहली इमेज बनी थी, वो आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रही थी। ये बात हमने देख ली। वो हमारे पास दूसरे लेंस के लिए काम कर रही थी, एज अ क्या काम कर रही थी, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रही थी। ठीक है ना, जो पहली इमेज हमारी बनी थी, इमेज इज फोकस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ। इसको कहाँ रखते हैं, हमारे पास जो पहली इमेज बनी थी उसको आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी और वर्चुअल इमेज बनती है। दिस इमेज कैन सी फाइनली सीन बाय द आई, जो फाइनली हम इसको देख सकते हैं। तो इसकी वर्किंग अगर आती है तो यही वर्किंग आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इसकी मैग्निफिकेशन की तरफ। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास, in order to derive the expression for the magnifying power of the microscope, consider an object AB which is placed at a distance p naught, just beyond the focus of the objective lens, whose real inverted magnified image A dash B dash is formed at a distance q naught from the objective lens। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमारे पास, जरा हम पीछे दोबारा आ जाते हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा, जो हमारे पास फोकस से थोड़ा सा आगे, इसकी हमारे पास जो हमारे रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज जो ए डैश बी डैश बनी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास पी नॉट था, ये डिस्टेंस हमारे पास क्यू नॉट था। हमने डायग्राम बहुत डीपली डिस्कस की थी। अच्छा जी, इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस q नॉट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय, मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास माइक्रोस्कोप की क्या होती है, मैंने बताया था कि मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है बीटा अपॉन अल्फा। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा के बराबर ही। हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन जब पढ़ी थी तो बीटा को क्या कहा था हमने, बीटा कहा था ये वो एंगल होता है जो आंख इमेज के साथ बनाती है, और अल्फा हमारे पास वो एंगल होता है जो आंख ऑब्जेक्ट के साथ बनाती है। ठीक है जी, आंख जो इमेज के साथ एंगल बनाती है वो कहलाता है बीटा, और आंख जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाती है वो कहलाता है अल्फा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, वेयर बीटा इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। ठीक है, ये हमने भी बात कर ली। अच्छा, अब हम ये कहते हैं दोबारा डायग्राम में हम जाते हैं, हम ये कहते हैं कि टेन बीटा किस तरह से निकालना है डायग्राम से। अगर मैं ये कहता हूँ, ये एक ट्राइंगल में कंसीडर करूं, जरा इस पे गौर कीजिएगा आप। ट्राइंगल कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ, ए डबल डैश बी डबल डैश और ई, ये हमारा एक ट्राइंगल है। हम इस डायग्राम में देखते हैं, इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं
तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हमें नजर आ रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है। इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा है ए डबल डैश, बी डबल डैश और ई को, ये एंगल बीटा बन रहा है। तो दिस इज द बेस, यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास पूरी लाइन जो है ये कहला रही है बेस। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब टेन बीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टेन बीटा को मैंने बीटा के बराबर क्यों लिया मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। टेन बीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन बीटा बराबर टेन थीटा, टेन बीटा कुछ भी हो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इस डायग्राम में क्या ये परपेंडिकुलर, ये है बेस ए डबल डैश बी डबल डैश, और हमारे पास यहां से लेके यहां तक का फार्मूला डिस्टेंस जो है डी है, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक बी जो है जिसको बेस कह रहे हैं वो हमारे पास डी है, डी यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फीचर। ये डी क्यों होता है ये हमने लास्ट टाइम डायग्राम में देखा। अब हमारे पास टेन बीटा को बी क्यों बीटा क्यों लिया ये मैं भी बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। टेन बीटा को बीटा क्यों लिया, और ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी। प्लीज इसको अवॉइड करें, स्क्रीन पे मैं भी जाता हूँ सिक्योरिटी लगाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो, लेकिन ये स्क्रीन पे ना शेयर गलती से हो गया तो कोई बात नहीं। टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश हमारे पास आ गया। ये आपके पास यहाँ तक क्लियर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इसको बीटा क्यों लिया, देखें जब भी आपके पास कोई बहुत छोटा एंगल होगा, अगर छोटा एंगल होता है हमारे पास, बहुत ज्यादा छोटा एंगल होता है, तो हम ये कहते हैं कि टेन थीटा बराबर हो जाता है थीटा के। तो हमारा बीटा एक बहुत स्मॉल एंगल होता है, कोई बड़ा एंगल नहीं होता, तो हमने दैट इज वाई टेन बीटा तकरीबन बीटा के बराबर ले लिया। टेन बीटा को हमने तकरीबन बीटा के बराबर ले लिया क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। लेकिन टेन बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी के बराबर कैसे आया, ये सबको क्लियर हो रही है बात, क्या ये बात सबको क्लियर है? मैसेज में बता दें, अगर कोई सवाल करना है तो मुझसे सवाल कर लें। जस्ट रेज योर हैंड, आप लोग हाथ उठा के बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर देख पूछ रहा हूँ कोई मसला यहाँ तक तो नहीं है, इक्वेशन नंबर टू तक हमारे पास बन गई है। टेन बीटा को बीटा क्यों लिया, जब हमारे पास एंगल बहुत छोटा होता है। अच्छा जी, महानूर हैदर सवाल, महानूर हैदर आस्क योर मी, ठीक है, बताइए जी क्या कहना चाह रही है महानूर हैदर। महानूर हैदर आप बोलेंगे कुछ तो बात होगी। सर वो पूछना था कि बीटा डैश बी डबल डैश अपॉन डी के बराबर क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है, अच्छा मैट्रिक में पढ़ा था टेन बीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इस डायग्राम में जरा देखें, मैंने कहा मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ ये वाला ए डबल डैश बी डबल डैश और ई, ये एक ट्राइंगल मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये हमने अगर ये पूरा टाइम लिखता फिर बताता परपेंडिकुलर बेस तो हमारी डेरिवेशन बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल में टेन बीटा परपेंडिकुलर हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश और बेस हो गया ए डबल डैश ई, जो कि हमारा डी के बराबर है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो गई और आगे बढ़े, सर रिपीट कर दे, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमारे पास जहाँ इमेज बनती है तो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर से लेके उसका जो फासला कहलाता है वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है, क्लियर इमेज हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, जो कि हमारा डी कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डी के बराबर, और ये हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश हमारे पास सही है, ठीक है। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डी के बराबर। आगे बढ़े बेटा, बताइए, जल्दी नहीं है मुझे, कोई मसला नहीं, क्लियर करें, पॉइंट क्लियर करके जाए अपना, बताएं, आगे बढ़े। अच्छा जी, चलें जी, मैं आ गया हूँ इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर कौन सी है, टू, टू तक इक्वेशन हो गई है। And alpha is the visual angle subtended by the object when the image formed at the least distance of distinct vision। अच्छा जी, हम ये कहते हैं अल्फा हमारे पास वो एंगल होता है जो आंख के साथ बनता है, ऑब्जेक्ट और आंख के साथ। अल्फा हमारे पास वो एंगल होता है जो आंख और ऑब्जेक्ट के साथ होता है, और जब ऑब्जेक्ट को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं, आंख से 25 सेंटीमीटर के फासले पे रखते हैं, हमारे पास आंख से जब एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के फासले पर रखते हैं, and alpha is the visual angle subtended
by the object when the image formed at a least distance of distinct vision. Sorry, when the object is formed at the least distance of distinct vision. अच्छा, तो हमारे पास अल्फा, अच्छा जी, इकरा तनवीर एंटर हुई। अच्छा, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट था ए बी। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को अपनी आंख के सामने रखा। अभी मैंने माइक्रोस्कोप यूज नहीं की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हटा के मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जेक्ट ए भी था, मैंने आंख से कितने फासले पर रख दिया इसको, डी को मैं बिल्कुल क्लियर देख सकूं, ये डी है। ये आंख ऑब्जेक्ट के साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फा। अब मैं कहता हूं जरा टेन अल्फा निकालें, तो टेन अल्फा किसके बराबर ले लिया, अल्फा की, क्योंकि हमारे पास अल्फा भी बहुत छोटा एंगल होता है। जिस तरह से बीटा होता है उसी तरह से अल्फा एंगल होता है। तो टेन अल्फा हमारे पास बराबर हो गया अल्फा। परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, बेस क्या हो गया, डी। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑल आर क्लियर और नॉट। इक्वेशन 1, 2 और 3। इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया, मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ पे यूज नहीं की। मैंने कहा कि मैंने इसको आंख के सामने रख दिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा। और जो आर्क के साथ एंगल बन रहा है वो कहला रहा है अल्फा, और उस ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी। तो हमारे पास टेन अल्फा बराबर हो गया अल्फा के, परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, और बेस क्या हो गया हमारे पास डी के बराबर हो। ठीक है जी, सही है जी, हमारे पास ए बी अपॉन डी हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब हम ये कहते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हम उठाते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 में इसको ले जाके पुट करना है। ठीक है जी, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ले जाके इसको पुट करेंगे, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है जी, बीटा की जगह आ गया ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी, और अल्फा की जगह आ गया ए बी अपॉन डी। डी से डी हो गया कैंसिल, क्या रह गया, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। ये हमारा यहाँ तक आंसर आ गया। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में देख ले, नीचे वाली लाइन पे भी मैं कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। सही है जी, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी, यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अच्छा, अब मैं एक और काम करने जा रहा हूँ। अब मैंने कहा कि मैंने ए डैश बी डैश से इसको ए डबल डैश बी डबल डैश को ए डैश बी डैश से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा के ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख दिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ऐसे क्यों लिखा, ये बात तो मैं अभी डिस्कस कर लूंगा कि ऐसे क्यों लिखा। मैंने ए डैश बी डैश से डिवाइड भी करा दिया और मल्टीप्लाई भी करा दिया, तो हमारे पास इक्वेशन में बैलेंसिंग तो आ गई। ठीक है ना, इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग तो आ गई है। ठीक है ना, तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग आ गई है। हमने लिखा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, से डिवाइड भी करा दिया, इसको मल्टीप्लाई भी करा दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग आ गई। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है बेटा आप लोगों को, या नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो बताएं, आगे बढ़े या रुके। ठीक है बच्चों, सैयद, अच्छा जी बताइए, अनबिया सवाल कीजिए आप। अच्छी बात है, आप सवाल करेंगी तो। सर मुझे हाँ, पूछना था कि हम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम ए डैश बी डैश से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड नहीं करेंगे? अच्छा उसी से डिवाइड भी करा है ना, देखे ना, मैंने देखे इसको एक और स्टेप और कर देता मैं आपके लिए, अच्छा रहता। मैं इसको इससे पहले एक स्टेप यहाँ कर देता कि मैं आपसे कहता कि m इज इक्वल टू, सही है, इसको मैं कहता कि मैं लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू, ये जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई नजर आ रही है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, यानी कि क्या लिखा मैंने, ए डबल डैश बी डबल डैश ऐसे ही लिख दिया मैंने। ये लिखी हुई थी ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा था आपके पास, इसके नीचे लिखा हुआ था हमारा ए बी, डिवाइड में लिखा हुआ था ए बी, सही है जी, ये लिखा हुआ था डिवाइड में ए बी। हमने मल्टीप्लाई करवाया इसको, फिर क्या आया हमारे पास, मल्टीप्लाई करा के मैं ये कहता हूँ कि मैंने ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई भी करा दिया और ए डैश बी डैश से मैंने डिवाइड भी करा दिया। ठीक है, सवाल ये रहा, ये हमारे पास आया, ए डैश बी डैश ऊपर भी आ गया, ए डैश बी डैश नीचे भी आ गया। ठीक है, ये करा, फिर इसके बाद में एक और स्टेप करता हूँ। इसके बाद में एक स्टेप क्या करता हूँ, मैं ये स्टेप ये करता हूँ
इनको अरेंज कर लिया। अच्छा, ये अरेंज करने का रीजन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसको अरेंज करने का आपको रीजन समझ में आ जाएगा। ये रीजन हमारे पास क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी, इसको मैं नीचे ले आया और ए बी को इधर ले लिया, ठीक है जी। बस मैंने इनको अरेंज किया। पहले स्टेप में हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी, सही। ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी तो था, उससे मैंने ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश कर दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास ये क्या होता है, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई बाई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ, ये अपनी मर्जी से बेटा डिवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे कोई रीजन, इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है, वो अभी रीजन आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, किसी ने हाथ उठाया ना, बताइए बेटा। सर ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा हम्म, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोले बोले। ऑन डी बीटा अपॉन, आप आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे कट रही है आपकी आवाज, ठीक है ना, इंटरनेट का आपकी आप मुझे लिख के बोल दो बेटा, नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं आ रही महानूर बेटा, रहने दे, आवाज बिल्कुल खराब हो रही है। महानूर हैदर, आवाज बहुत खराब हो रही है आपकी, आप लिख दो बेटा। चलो बेटा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जरा ये देखें कि हम ये कहते हैं कि ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये अच्छा जी। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे थे बेटा, क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हमारे पास अब जरा डायग्राम में आते हैं। ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या होता है, ए डबल डैश बी डबल डैश हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ इमेज, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम द आई पीस, ठीक है। और ए डैश बी डैश हमारे पास क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। बात क्लियर होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या, हाइट ऑफ इमेज फॉर आई पीस। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ इमेज को अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करता हूं तो क्या मैग्निफिकेशन बन जाती है? अगर मैं हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करता हूं तो क्या मैग्निफिकेशन हमारे पास हासिल हो जाती है? हमारे पास मैग्निफिकेशन हमें मिल जाती है, ठीक है जी। हमारे पास हमें मैग्निफिकेशन मिल जाती है, अगर मैं हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करा दूं तो मुझे मिल जाती है मैग्निफिकेशन। अच्छा, ये हमारे पास आई पीस की हाइट ऑफ इमेज है, ए डबल डैश बी डबल डैश आई पीस की हाइट ऑफ इमेज, और ए डैश बी डैश हमारे पास आई पीस की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जरा अब हम देखते हैं, हमारे पास इधर आते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ए डबल डैश बी डबल डैश हाइट ऑफ इमेज फॉर आई पीस, और ए डैश बी डैश क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आई पीस बन गई। क्या हमारे पास ये आई पीस की मैग्निफिकेशन बन गई है या नहीं बनी? ठीक है, ये हमारे पास आई पीस की मैग्निफिकेशन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, जरा बताएं, यस सर वगैरह लिख दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए कि हमारे पास आई पीस की मैग्निफिकेशन बन गई। ठीक है जी, ये हमारे पास आई पीस की मैग्निफिकेशन बन गई है। अच्छा, अब हम आते हैं इधर कि हमारे पास ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, दोबारा डायग्राम में हम आते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ए बी क्या था, ए बी हमारे पास क्या चीज थी, हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, और ए डैश बी डैश क्या थी, हाइट ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव। तो क्या देखें आप, हमारे पास, मैं इसको लिख सकता हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो क्या हमारा ये इक्वेशन नंबर 4 एक फार्मूला बता रहा है, सिंपल फार्मूला किसका बता रहा है,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का। अगर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस आपको पता है तो मल्टीप्लाई कर दें मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से, तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन मिल जाएगी अगर मैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस से मल्टीप्लाई कर दूं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होती है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या होती है? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज गिवन बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी हमारे पास मैग्निफिकेशन का जो सिंपल फार्मूला होता है वो होता है Q अपॉन P। तो m नॉट हमारे पास क्या हो गया? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया Q नॉट अपॉन P नॉट, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास यहाँ तक ये Q नॉट अपॉन P नॉट लिख सकते हैं क्या हम m नॉट को? क्या हम m नॉट को Q नॉट अपॉन P नॉट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताइए। Q नॉट अपॉन P नॉट लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना? ठीक है। अब हम आते हैं आई पीस पे। आई पीस हमारे पास जो है उसकी मैग्निफिकेशन आप लोग बोलेंगे क्यू ई अपॉन पी लिख दो। आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि इसको हम क्यू ई अपॉन पी लिखवा देते हैं। ठीक है, तो क्यू ई अपॉन पी हम इसलिए नहीं लिखवाते क्योंकि आई पीस के फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, और जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वो केस हमारा कहलाता है कौन सा? मैग्नीफाइंग ग्लास का। अनफॉर्चुनेटली आपको मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास आपका स्किप कर दिया गया इस साल उसको रिड्यूस सिलेबस में। ठीक है, तो जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के अंदर रखते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास का केस कहलाता है। और मैग्नीफाइंग ग्लास की जो मैग्निफिकेशन होती है ना, वो याद रखिएगा, वो फार्मूला होता है 1+d अपॉन एफ। 1+d अपॉन एफ। तो यहाँ पे आई पीस हमारे पास क्या एक्ट कर रहा है? आई पीस बिहेव कर रहा है लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस क्या हो जाएगी? 1+d अपॉन एफ ई। मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस क्या हो जाएगी? 1+d अपॉन एफ ई के बराबर। As the eyepiece act here as a magnifying glass, hence its magnifying power can be also written as magnification of eyepiece होगा 1+d अपॉन एफ ई। अब ये आप लोगों के जहन में सवाल आ सकता है कि ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला कहाँ से आया? मैग्नीफाइंग ग्लास जब हमें पढ़ाता तो ये मैं आपको डेरिवेशन कराता, लेकिन देखें आप लोग याद रखें कि मैग्नीफाइंग ग्लास का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल टू 1+d अपॉन एफ। मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1+d अपॉन एफ। यानी मैग्नीफाइंग गिलास एक लेंस होता है सिंपल। वो मैग्नीफाइंग ग्लास कोई कॉन्वेक्स लेंस कब बनता है? जब आप किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के, लेकिन एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है ना, स्पेशली उसकी फोकस के अंदर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपके पास वो बन जाएगा मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, यानी उसकी वर्चुअल इमेज बना देगा वो। तो यहाँ पे आपके पास जब भी देखेंगे कि किसी के भी फोकस के अंदर रखेंगे ना, तो आपके पास वो क्या बनेगा? हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास आईपीस काम कर रहा है। तो हमने मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस क्या लिख दी? 1+d अपॉन एफ नहीं लिखी, एफ ही लिखी। तो हमें पता लग गया एम नॉट हमारे पास क्या है और एम ई क्या है। तो हमने ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 4 में रख दी। तो एम क्या हो गया हमारे पास? एम नॉट की जगह आ गया क्यू नॉट अपॉन पी नॉट, और आपके पास एक और फार्मूला एम ई की जगह आ गया 1+d अपॉन एफ ई। बताइए यहाँ तक क्लियर? ये फार्मूला आपके पास यूज होगा न्यूमेरिकल में। जो फाइनल मैंने फार्मूला बनाया क्यू नॉट अपॉन पी नॉट 1+d अपॉन एफ ई। ये फार्मूला, अच्छा जी बताइए बेटा। आज टू अनम्यूट कर रहा हूँ मैं अरुणा को। बताएं बेटा अरुणा, कुछ सवाल कर रही थी आप? अच्छा, गलती से हो गया होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? बताएं। हफ्सा बताएं, मैंने अलाउ किया आपको। सर एमई और एमओ जो है क्वेश्चन इक्वेशन 4 वो दोबारा बता दें। क्या बोल रही है आप? इक्वेशन जरा रिपीट करेंगे? मैं इक्वेशन 4 दोबारा
सर इक्वेशन 4 दोबारा बता दें, एम ई मल्टीप्लाई बाय एम ओ वाली। अच्छा, डायग्राम पे अगर आप जाए ना, डायग्राम पे आप जाते हैं, हम जाते हैं डायग्राम पे, ठीक है। डायग्राम हम जब देखते हैं तो डायग्राम में आप ये देखें जरा, डायग्राम आपके सामने आ रही है, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है? या मैं डायग्राम खोल देता हूँ, ठीक है। ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम आईपीस है, और ए डैश बी डैश हमारे पास क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। अच्छा, अगर मैं हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कराता हूँ तो हमारे पास मैग्निफिकेशन बन जाती है, ठीक है, मैग्निफिकेशन। अगर मैंने हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ये हमारे पास आईपीस की मैग्निफिकेशन बन गई। यस। इसी तरह से हम आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ये रहा ए बी, और इसकी इमेज हो गई ये ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश को अगर मैं डिवाइड कर दूं ए बी से, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गई, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के बाद हम कह रहे हैं कि हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस के तौर पे यूज हो रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस का फार्मूला होता है क्यू अपॉन पी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया एम नॉट बराबर हो गया क्यू नॉट अपॉन पी नॉट, ठीक है। आज टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, आपसे एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करना था। अच्छा, वो कल कर लूंगा इंशाल्लाह, परेशान ना हो, आपसे वो डिस्कस करूंगा। एज द आईपीस एक्ट हियर एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों कह रहा हूं मैं आईपीस को, क्योंकि जब किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हमारे पास बन गई 1 प्लस जी अपॉन एफ ई, क्योंकि हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास का जो फार्मूला होता है ना, वो एम बराबर होता है 1 प्लस जी अपॉन एफ। हमने इक्वेशन नंबर 4 में इन दोनों को रखा, तो हमारा एक ब्लू कलर का जो हमने इसको सर्किल किया हुआ है फार्मूला, ये फार्मूला बहुत काम आएगा, ये दोनों फार्मूले रख, ठीक है। अच्छा, मैं इसका अप्रोक्सीमेट फार्मूला बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास क्यू नॉट को मैं बराबर ले रहा हूँ एल के, अप्रोक्सीमेशन लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप एल बराबर हो गया क्यू नॉट के। क्यू नॉट क्यों दे रहा हूँ, और पी नॉट को मैं बराबर ले रहा हूँ एफ नॉट के। अच्छा, एल क्या चीज होती है, ये कहलाती है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैं क्यू नॉट के बराबर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखें एल बराबर होती है एक्चुअल में किसके बराबर होती है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान फासले को कहा जाता है, हमारे पास क्या कहा जाता है, ये जो फासला है ना ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान, इसको क्यू नॉट प्लस पीई कह रहे हैं, ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहलाती है, ठीक है जी। अब आपसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्यू नॉट आपके पास ये कह रहा है कि लेंस के इतना क्लोज जाके बनता है क्यू नॉट दूसरे वाले लेंस के, कि क्यू नॉट और तकरीबन बराबर ले लेते हैं हम एल के, और पी नॉट को हम जस्ट फोकस से बाहर रखते हैं, तो हम कहते हैं कि पी नॉट को हम एफ नॉट के बराबर ले लेते हैं। तो ये सिर्फ हमारी अप्रोक्सीमेशन है कि हम क्यू नॉट को बराबर किसके लेते हैं, एल के, क्योंकि दूसरे लेंस के इतना क्लोज जाके बनता है कि एल बराबर हो जाता है क्यू नॉट के, और पी नॉट फोकस से थोड़ा सा आगे होता है ऑब्जेक्ट, तो हम पी नॉट को तकरीबन बराबर ले लेते हैं एफ नॉट के। तो ये हो गया एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, इसको न्यूमेरिकल में यूज नहीं कीजिएगा, इससे रिजल्ट सही नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल में यही फार्मूला 99% यूज होगा, ये वाला, ठीक है। और इससे एक न्यूमेरिकल है जो बहुत पहले आया था, वो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया। देखिए, अब नोट करने का मसला ये है, जो किसी लड़की ने सवाल किया था, अच्छा कि नोट क्या हम लोग क्या करें भाई, कुछ कहा था इन्होंने मुझसे मैसेज में, ये मैं देख लेता हूँ, चैट में कुछ कह रही थी, मैं पढ़ रहा था। सर, जो आप पढ़ाते हैं वो हम अपने पास लेक्चर कॉपी में नोट कर लें, या फिर जब रिवाइज करना हो तो यूट्यूब पर वीडियो देख लें, ठीक है। इनका ये सवाल है, इनका सवाल आप लोगों ने सुन लिया होगा। देखें, आप इस कॉपी कैसे करेंगी, कॉपी करना तो बहुत मुश्किल काम होगा, पढ़ेंगी कैसे। तो आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, स्क्रीनशॉट मोबाइल पे या आप अपने लैपटॉप पे ले सकती हैं, या कंप्यूटर पे भी ले सकती हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपके साथ यूट्यूब पे से पढ़ना चाहती हैं, पढ़ लें, लेकिन एट द एंड ऑफ चैप्टर ना मैं आपको नोट्स इसके दे दूंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, स्क्रीन पे ओपन हो जाएंगे, प्रिंट निकाल लो, जो जो टॉपिक के तो निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, ये हमारे पास सर मुदस्सिर टू एवरीवन। सर मुदस्सिर कौन है बेटा? अच्छा जी, किसी को सवाल करना था, हफ्सा फखर बेटा सवाल करो जल्दी से, टाइम शॉर्ट हो रहा है हमारे पास। नहीं करना सवाल? सर बस वही सवाल था। वही सवाल था, ठीक है।
लाइबा गुल, बताइए। लाइबा गुल चली गई, अच्छा। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई है। अच्छा, इसका एक न्यूमेरिकल है, 1991 में आया, बहुत आसान सवाल है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 30 and magnifying power of the objective is 10. Find the magnifying power of the eyepiece. क्या फार्मूला लगा के करेंगे हम ये सवाल? ये सवाल के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, मैग्निफिकेशन बराबर होती है एम नॉट मल्टीप्लाई बाय एम ई। ठीक है, एम ई मल्टीप्लाई बाय एम नॉट लिख लो या एम नॉट मल्टीप्लाई बाय एम ई लिख लो, इससे ये सवाल हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? एम दिया हुआ है, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन दी हुई है आपको, एम कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हमें मालूम करनी है, और मैग्निफिकेशन ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव? हमें मालूम दिया हुआ है शायद 10 दिया। तो आप लोग ये कर लेंगे। अच्छा जी, चैट पे कुछ कह रही है। हाँ देख, क्लास इसी टाइम पे रखेंगे इंशाल्लाह। अभी आपकी बॉटनी की टीचर से भी बात आ गई हो गई है, तो वो भी इंशाल्लाह ग्रुप में आप उनसे डिस्कशन खुद ही कर लीजिएगा, वो जिस टाइम पे फिजिबल हो आप लोग कन्विंस कर लीजिएगा उन्हें क्लास का, मतलब क्लास तो लेना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम सेट कर लीजिएगा। ग्रुप वगैरह में वो मैसेज कर दिया करेंगे आप लोग। ठीक है, इंशाल्लाह एक दो दिन में एक और टीचर को भी से भी बात हो रही है। अब बताइए, कोई सवाल आपका? आगे मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल अभी नहीं करा रहा, मैं अभी आपका एक न्यूमेरिकल 14-15 की बात कर रही थी, शायद आप उस पर आ जाए 14-15 पे। जरा जल्दी से देख लेते हैं 14-15 न्यूमेरिकल, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कर देखें। हाँ, आंसर उसका 3 आएगा बेटा, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल आप लोगों से नहीं हो रहा था, हो सकता है आज भी टाइम निकल जाए हमारा। आंसर उसका 3 आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 14 बहुत सी लड़कियों के मैसेज आए कि नहीं हुआ। ये सवाल हो सकता है आज भी ना हो, क्लास खत्म हो जाए तो हम इसको कल कर लेंगे। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल भी करने। अब आपका इस चैप्टर में थ्योरी का सिर्फ एक टॉपिक रह गया और न्यूमेरिकल ज्यादा। सवाल है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो फॉर्म करता है एक रियल इमेज, फॉर्म द इमेज, सॉरी रियल नहीं, ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ फिक्स्ड स्क्रीन, जो कि फिक्स्ड स्क्रीन पे इसको बना रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, ये कह रहे हैं, देखें इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये स्क्रीन हमारे पास लगी हुई है फिक्स ना, एक लेंस है मेरे पास, एक लेंस मेरे पास है जो 20 सेंटीमीटर है स्क्रीन से दूर, सही। ये लेंस रखा हुआ है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो है ना बेटा 20 सेंटीमीटर हो। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर का फासला था, ये 20 सेंटीमीटर का फासला हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अच्छा ये हमारे पास है। अब दूसरी बात ये कहते हैं, सवाल को भी हम समझ रहे हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता बेटा, ठीक है ना, दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो। ऑन मूविंग द लेंस 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरफ आप लेंस को 60 सेंटीमीटर लगा दें, स्क्रीन पे दोबारा इमेज बनती है। यहाँ फर्ज करें कि ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। महानूर हैदर का सवाल, किसका सवाल है बेटा, सवाल कर रहा है कोई? यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं मौजूद था, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैं सिर्फ सिचुएशन क्लियर कर रहा हूँ इस सवाल के लिए, सवाल हो सकता है आज ना हो। तो हमारे पास अगर मैंने लेंस को मजीद 60 सेंटीमीटर कहाँ मूव करा दिया, मैंने मूव करा दिया इधर, तो इमेज दोबारा बनती है। अच्छा, तो अब ये डिस्टेंस 20 + 60 कितना हो गया, 80 हो गया, 80 सेंटीमीटर कहलाएगा डिस्टेंस। अच्छा, जरा ये बताइए, लेट सपोज मैंने इनिशियली कहा कि ये डिस्टेंस था x, ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास था x ना, तो इसको मैं अब डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, x - 60 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता?
x माइनस 60 लिखा जा सकता है इसको। ये डायग्राम कुछ क्लियर होती है आपको? सर ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? कौन सी वैल्यू की बात कर रही हैं? कौन सी वैल्यू? चले बेटा इसको यहाँ तक रखते हैं, अभी टाइम एकदम खत्म हो रहा है। ये डायग्राम अगर कम समझ में नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम कल कर लेंगे। आज हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। सबको क्लियर है वहां तक? बताएं, मैं इसको कल ही कराऊंगा। सबको ये सवाल क्लियर हो गए जितना आज कुछ पढ़ा हम लोगों ने? वो सब तो क्लियर है ना आप लोग? अभी आगे भाग नहीं रहे। ये न्यूमेरिकल कल आते ही क्लास में हम लोग ये न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे, और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी न्यूमेरिकल करने। कल न्यूमेरिकल का दिन है, सिर्फ कैलकुलेटर और पेन वेन अपने साथ रखिएगा रजिस्टर के साथ। ठीक है जी? तो यहाँ तक अब क्लास खत्म हो जाएगी हमारी, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा, 1 मिनट से कम रह गई।